Hello everyone. Welcome to the chapter wise MCQ practice series for Arunachal Pradesh PSC TGT Physics Exam 2026। आज हम जैसा कि मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आज हम लोग इसमें 30 MCQs जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उन सबको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, surface integration E dot ds is equal to 0 over a surface, then you have four options। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा सही है ये टिक करना है। तो आप लोग पहले खुद टिक कीजिए कौन सा करेक्ट होगा, फिर ये वीडियो सॉल्यूशन देखिए। तो इसमें आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, उसका फॉर्मूला क्या है? ई डॉट डी एस, करेक्ट। अब ये है स्मॉल डी फाई। अब देखो, अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है फाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओवर ओवर द क्लोज सरफेस एस। ओके, सो अब अगर ये वाला जीरो है, दैट मीन्स नेट फ्लक्स क्या है? जीरो है। सो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। मतलब नेट फ्लक्स कोई भी सरफेस से जीरो, सपोज आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, या ऐसा कोई सरफेस नहीं है कि आप ऐसा कोई सरफेस, कोई भी टाइप का सरफेस ले लो। अब इसमें देखा गया, अगर जितना फ्लक्स एंट्री कर रहा था, अगर उतना ही फ्लक्स अगर निकलता है, उतना ही नंबर लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, तो आप बोलोगे कि हाँ, फाई इन इज इक्वल टू फाई आउट। दैट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग। देन आपका टोटल ये होगा, फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स थ्रू ओवर ए सरफेस, ये क्या होगा? जीरो होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है कि इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque of 4 Newton meter. Then you have to find the charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter। तो क्या क्या दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं फटाफट। तो गिवन है एंगल थीटा है 30 डिग्री। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। टॉर्क टाउ इज गिवन एज 4 न्यूटन मीटर और लेंथ एल दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सो हम लोग इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे, 0.02 मीटर हो जाएगा। अब आपको निकालने बोला है कि चार्ज कितना होगा, ये निकालने बोला है। तो अब आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, जहाँ पे टी टाउ है टॉर्क, पी है मैग्नेट डाइपोल मोमेंट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा है एंगल। अब इस पी का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो पी आपको पता है, पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू डाइपोल लेंथ। यहाँ पे डाइपोल लेंथ को हम लोगों ने एल लिया है, तो क्यू इंटू एल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्यू आपको नहीं पता, तो यहाँ से आप क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी बाई एल आ जाएगा, है ना। अच्छा नहीं, पी यहाँ पे एक काम करते हैं, ये इसको ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे अब लिखते हैं, यहाँ पे सो हम लोगों के पास है टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू इंटू एल लिखते हैं, ई साइन थीटा। तो यहाँ से आपका क्यू कितना आ जाएगा? क्यू विल बी टाउ बाई ई एल साइन ऑफ थीटा। अब इस फॉर्मूला से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टाउ का वैल्यू है 4, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2 into 10 to the power 5, एल का वैल्यू है 0.02 और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, जहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू इज इक्वल टू आता है हाफ। देन आप अगर फॉर्मूला में बैठाओगे तो आपको क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2 माइक्रो मिली कूलम, है ना। आप कैलकुलेशन कर लेना, एक्चुअली ये कितना आएगा पता है? ये एक्चुअली में आएगा आपका 2 into 10 to the power -3 कूलम। तो इसको हम लोग 2 मिली कूलम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही दिखाई दे रहा है आपको? यस, ऑप्शन आपको डी इसका करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आप क्वेश्चन खुद से पढ़िए। 2 point charges -q and +q are placed at a distance of L as shown in the figure.
द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एज व्हाट। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो आपको पता है एक डाइपोल अगर है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस आर बोले ये कहीं भी हो सकता है। कहीं भी का मतलब ये अगर ये जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, माइनस क्यू और प्लस क्यू है। हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में मिलना हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है आर, कोई भी डिस्टेंस में। तो इन जनरल आपको जो फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब अगर हो तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, वो फॉर्मूला क्या है, के पी बाई आर क्यू रूट ओवर 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे के कांस्टेंट है, पी एक डाइपोल का कांस्टेंट होता है। तो आपको ये पता होगा, मतलब यहाँ पे एक्चुअली कैसा होता है, यहाँ पे ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये डाइपोल का मिडिल पोर्शन है। आपको कोई भी पॉइंट ये पी ये ले लो, यहाँ पे सोचो इधर ये जो डिस्टेंस है ये आपका आर हो गया और ये एंगल हो गया थीटा। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट में ये सोचो एम पॉइंट है, इस एम पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा, है ना। तो लेट मी हाईलाइट दिस फॉर्मूला। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है इस केस में आपको जो E है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ज़्यादा टफ नहीं था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन नंबर 4 और आप लोग खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट ए डिस्टेंस r from the center of the dipole having dipole moment p is given by, आपको फॉर्मूला बताना है ना। आपको यहाँ पे और क्या क्या दे दिया है, आपको r दे दिया है कि जो डिस्टेंस r है वो सेपरेशन से बहुत ज़्यादा है, और आपको इप्सिलन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो देखो सिंपल फॉर्मूला है, आपको इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में पूछा। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ये अगर मेरा डाइपोल हुआ माइनस क्यू और प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस सपोज एल एंड दिस इज द मिड पॉइंट। तो आपको यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस सोचो, ये और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो ये डिस्टेंस आर है, आपको इस पॉइंट में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है मतलब आर, ये बहुत बड़ा होगा एल से, जितना मैंने किया है उससे भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, और डाइपोल मोमेंट पी का डायरेक्शन होता है इस तरफ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो ई का फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू क्या आता है, -1/4πε0 p/r³ होता है। तो देखो कौन सा करेक्ट जा रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। Question number 5. Please read the question number 5 or try to solve by yourself. A sphere encloses an electric dipole with charge this. What is the total electric flux across the sphere? तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज, मतलब इनसाइड में कितना चार्ज है बाई परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये जो सरफेस है इसमें दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, मतलब इसमें प्लस भी है माइनस भी है, सेम जितना प्लस हो गया है उतना ही माइनस है। तो नेट चार्ज क्यू कितना हो गया, नेट चार्ज आपका क्यू यहाँ पे जीरो हो गया। तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे फाइव भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिखाई दे रहा है, यस ऑप्शन आपको जो करेक्ट मिलेगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and जो force act करेगा उन दोनों के बीच का वो है F. If 25% of A is transferred to B then force between two charges becomes what? ये आप लोग क्वेश्चन ना आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टफ कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, नॉर्मल जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन टू चार्जेस Q इज k² / r²। सिमिलर ओके, फोर्स जो होता है, एक काम करूँ, ये नेगेटिव साइन वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल से बताती हूँ। आपको ये फॉर्मूला पता है ना, Q 1/ε0 होता है वगैरह। अब तो एक बार ड्राइंग करके बता देते हैं, बहुत इजी रहेगा थोड़ा सा। Q चार्ज है, ये Q चार्ज है,
वन सेकेंड, ओके लेट मी ड्रॉ इट अगेन। हाँ, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज आर। ये डिस्टेंस कितना है, आर गिवन है। ओके अब क्या किया, 25% चार्ज को हटा दिया और ए से और बी में ट्रांसफर कर दिया। अब इससे अगर कुछ चार्ज निकाल के आप इसमें ट्रांसफर करोगे तो अब 25% कितना होता है, 25% का मतलब होता है 25/100, मतलब 1/4। मतलब अब Q से, अब सोचो Q से अगर 1/4 पोर्शन निकाल दोगे, मतलब Q/4 निकाल दोगे, तो A में, A जो चार्ज है, A कौन सा, ये A है ये B है, तो A में कितना बचेगा, पहले Q था उससे Q-4 निकाल दिया तो ये हो जाएगा 3Q/4। ठीक है, तो A में बचेगा 3Q/4, वही वाला चार्ज आपने ये जो B में माइनस Q चार्ज है उसको दे दिया। तो B में अगर माइनस Q चार्ज है तो अब इसका कितना चार्ज होगा, इसका पहले Q था, अब और आ गया आपका Q/4 प्लस चार्ज आ गया, इसका खुद का माइनस था बट आ गया प्लस Q/4। कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लो, 1 - 1/4, तो ये आ जाएगा आपका -3Q, ये 4 है, -3Q/4, है ना। तो सिंपल समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, जो A चार्ज है उसका जो चार्ज बचेगा उससे Q/4 निकाल लिया तो Q - Q/4, तो इसका आ गया 3Q/4। और जो B चार्ज है उसमें कितना बचेगा, ये A है ये B है, इसमें पहले माइनस Q था फिर प्लस Q/4 ऐड किया, ठीक है, इसका आ गया -3Q/4। बात समझ में आया, क्यों प्लस माइनस बैठाया यहाँ पे, क्यों यहाँ पे प्लस बैठा, क्योंकि ए तो पूरा ही पॉजिटिव है, ए का अगर 1/4 निकालोगे तो वो तो पॉजिटिव ही चार्ज होगा, और ये खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। ओके, तो अब जो सिनेरियो बनता है, अब ए में चार्ज बन गया 3Q/4 और बी में चार्ज बन गया -3Q/4। अब जो फोर्स बनेगा एफ डैश न्यू फोर्स, ये आएगा के 3Q/4, ये कैपिटल Q होगा, इसका स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/16, बाकी K Q²/R², मतलब ये पुराना वाला ही है तो 9F/16 होगा। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए। okay what is the flux through the side of cube of a side A, a point charge q is placed at the corner। आपको पूरा फ्लक्स निकालने बोला है, आपको टोटल फ्लक्स कितना होगा, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वन। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या बताया है कि आप पहले क्यूब बना लो, ठीक है, ये मैंने एक क्यूब बना दिया, वन सेकेंड, ये और एक क्यूब हो गया, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके रफली कर देती हूँ, आपको आई होप समझ में आ ही जाएगा। तो ये है आपका क्यूब। अब आपने जो चार्ज बैठा है, इसका सबका साइड क्या है, ए, चार्ज जो है उसको एक कॉर्नर में बैठा है, तो ये सपोज ये चार्ज है, ठीक है। अब आपको निकालना है फ्लक्स थ्रू दी क्यूब, इस पूरा क्यूब में से कितना फ्लक्स आएगा। तो देखो सेंटर में अगर होता तो नेट फ्लक्स Q/ε0 होगा, अगर सेंटर में होता तो नेट फ्लक्स होता Q/ε0, बट ये सेंटर में तो है नहीं। अच्छा, इसको सेंटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, और क्यूब बैठाना पड़ेगा। ये सोचो ग्राउंड में आप क्यूब रखोगे तो इसको सेंटर में लाने के लिए पास में एक क्यूब, इधर एक क्यूब, इधर एक क्यूब, और 3 क्यूब, और ऊपर और 4 क्यूब, तो टोटल कितने क्यूब हो गए, 8। तो 8 क्यूब के ये सेंटर में है, तो 8 क्यूब के सेंटर में मतलब टोटल 8 क्यूब से निकल रहा है Q/ε0, तो एक से कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या निकल रहा है, बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, द रेडियस इज डबल, देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। देखो जो फाई नेट होता है ना, वो डिपेंड करता है, वो है Q/ε0 होता है, ठीक है। ओके यहाँ पे टोटल चार्ज कैपिटल Q दिया हुआ है। ओके, ए चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर, तो ये है आर, इसमें ये आपको यहाँ पे आर रेडियस है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज अंदर कितना है, अंदर क्यू है।
अब आपने रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस को डबल किया मतलब इसको बड़ा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया। अब इसका जो रेडियस है ये 2r है, बट इसमें चार्ज सेम है। अब फॉर्मूला में जो फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने लिखा है इसमें कहीं भी आपको r रेडियस दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ऑब्वियसली अगर r सेम है तो दैट मीन्स फाइनाइट भी क्या हो रहेगा, ये सेम रहेगा। तो ऑप्शन ए आपको करेक्ट मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज रीड करो आप लोग कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r is e, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी व्हाट। तो बताओ क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज e। ओके, तो आप पहले ये बना लो, ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का अपना रेडियस कितना है, r है। स्फीयर का अपना रेडियस कितना है, r है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 ऑब्वियसली r से बड़ा होता है, मतलब 1.5r। तो आप अगर यहाँ पे सोचो ये 1.5 ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट में मैं एक काम करती हूँ, इस पॉइंट को नीचे यहाँ पे बनाती हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये है 3r/2। ये पॉइंट में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है ना। अब आपको ये वाला कैसा है, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, चार्ज्ड है कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। अब आपको निकालना है r/2 डिस्टेंस में कितना होगा, ये सोचो r/2 डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऑब्वियसली देखो ये इनसाइड दी चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, आपको पता है इनसाइड के केस में ये होता है 0। कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। तो आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग प्लीज खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक स्क्वायर दिख रहा है प्लेट, तो स्क्वायर प्लेट का साइड एल मीटर है। इट इज इन द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर में है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज लिमिटेड ओनली टू लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस। देखो सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, इस पूरा में से आपको जूम कर देती हूँ, ये प्लेन ऑफ द पेपर में रखा हुआ है और ये पूरा ऐसे जा रहा है, प्लेन ऑफ द पेपर के साथ ही ऐसे है ना, और सिर्फ लोअर हाफ में है। बोला है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड कितना होगा ये निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो, अब सिंपल एरिया अगर है, आपको पता है ये अगर एरिया है तो एरिया के साथ एक वेक्टर अटैच होता है। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, ये एरिया वेक्टर है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, राइट। ओके, अब इजी हो गया। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट एस। अब ई डॉट एस मतलब ई एस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर आता है 11। 11 आप लोग खुद से सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैंने पहले भी बताए हैं, आपको ये काम करना है कि आपको क्वेश्चंस पहले खुद से अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद आप अगर नहीं आता है या जो भी आपको चेक करना है उसके बाद ही आप वीडियो को सॉल्यूशन को देखेंगे। और टोटल आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस आपके जो भी स्कोर बनते हैं ना, आपको वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्लीज़ ये टास्क आप करो, आपको भी पता चलेगा कि हाँ आप मतलब कहाँ पे आप हो। अभी भी टाइम है, जो भी टाइम, अभी बहुत कम टाइम बचा है आई नो, बट ठीक है, बट अगर आप मतलब थोड़ा सा भी अगर उसमें भी इम्प्रूव कर सको तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हेन air is replaced by a dielectric medium of constant K, maximum force of attraction between two charges separated by distance क्या होगा। तो कैसे करना है इसको, देखो फॉर्मूला में फोर्स जो होता है बिटवीन टू चार्जेस ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। अब अगर ये कोई मीडियम, ये एयर में हो गया या वैक्यूम में हो गया, अगर कोई मीडियम में होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो उसमें ये फॉर्मूला बन जाता है 4 मीडियम का परमिटिविटी इप्सिलन एम Q1 Q2/r², है ना। अब आप F0/Fm करो तो आपको आ जाएगा इप्सिलन एम बाई इप्सिलन नॉट।
अब इप्सिलन एम बाई इप्सिलन नॉट, इसको रिलेटिव परमिटिविटी, इसको के से डिनोट करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलन आर भी बोलते हैं। ओके, अब इस के का जो वैल्यू होता है, ये के होता है ग्रेटर देन 1, के होता है हमेशा ग्रेटर देन 1। तो आप सिंपल समझो, आप सिंपली समझो एफ नॉट बाई एफ एम अगर के है, इसका मतलब है कि एफ एम क्या होगा, एफ एम अगर लेस देन एफ नॉट होगा, इसका मतलब सिंपली आपका ये घट रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आप देखो सिंपली यहाँ पे एफ एम को ऐसे लिखो, एफ एम बाई एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/k। तो एफ एम इज इक्वल टू आ जाएगा एफ नॉट बाई के। तो वैक्यूम में एफ नॉट था, ये तब क्या बन जाएगा, 1/k टाइम्स बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन आपको ए बिकम्स के इनवर्स, बिकम्स के इनवर्स टाइम्स, ओके, 1/k टाइम्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक पॉइंट चार्ज है, ए पॉइंट q lies on the perpendicular bisector of an electric dipole of dipole moment p. If the distance of q from the dipole is r, which is much larger than the size of the dipole, then electric field capital Q is proportional to what? तो सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, आप इसका आंसर बताओगे क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ई परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटोरियल, तो ई इक्वेटोरियल में आता है फॉर्मूला के पी बाई आर क्यू। तो बस ई पी के साथ आपको प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है और ई आर के साथ 1/r ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अब बस यही था क्वेश्चन ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज रीड द क्वेश्चन। द क्या बोला है, ओके, a hollow insulated conducting sphere is given a positive charge of 10 microcoulomb। ओके, आपको बताना है कितना, बोला है क्वेश्चन मार्क है, इतना विल बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक्चुअली निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर अगर रेडियस 2 मीटर हो। रेडियस कितना है, रेडियस आपका है 2 मीटर। तो कैसे करना है ये आपको करके यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो देखो आप सिंपली देख लो, एक हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया 10 माइक्रोकूलम का, है ना। इसका जो अपना रेडियस है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 2 मीटर। ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बताना है। तो एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, क्योंकि ये बताया था कि अगर इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए सारे चार्जेस सरफेस में चले जाते हैं, तो यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है। अगर आप गॉसियन सरफेस अगर कंज्यूम करो तो यहाँ पे क्यू इंक्लोज 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है। ये आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा, तो थ्योरी का पोर्शन में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा 0। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। A point charge plus q is placed at the center of the cube of side L. The electric flux emerging from the cube क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, क्यूब हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, अगर सेंटर पे रखा है तो नेट फ्लक्स हमेशा क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। बोला है द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस Q1 एंड Q2। व्हाट आर दी साइंस ऑफ द टू, आपको दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या बताना है। देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपको दिख रहा है कि एक इसमें आ रहा है और दोनों ही आ रहा है, दोनों ही अंदर आ रहा है। आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो लाइन्स ऑफ फोर्स, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, अंदर आता है। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों ही क्या होगा, सिंपल वे में दोनों में घुस रहा है, तो Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 16, the equivalent capacitance of the system shown in the following circuit is dash microfarad। तो देखो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में इजीली क्लियरली यू कैन सी दैट यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है, जिसमें ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल कनेक्शन है,
और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके साथ ये जो आपको और एक दिखाई दे रहा है ये होगा सीरीज़। तो पहले हम लोग को इन दोनों का पैरेलल निकालना है, जो आएगा उसके साथ ये क्या होगा, सीरीज़ में होगा। अब दो अगर कैपेसिटर पैरेलल में हो तो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट आता है, मतलब ये जो रेड कलर का जो मैंने मार्क किया था, ओके, ये दो ब्लू कलर का, उसका जो इक्विवेलेंट आएगा तो 3 + 3 आएगा 6 माइक्रोफैरड। और ये 6 माइक्रोफैरड के साथ आपका जो ये रेड कलर का मार्क है 3 वाला, ये है सीरीज़ में। और सीरीज़ में जो आता है वो क्या होता है, 3 और 6 सीरीज़ में है, तो ये 3 है और ये 6 है, तो ये 3 और 6 सीरीज़ में, तो ये आएगा आपका 3 × 6 / 3 + 6, तो ये आ जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड। तो कौन सा आंसर आपको दिखाई दे रहा है करेक्ट, बी क्लियर करेक्ट है ना। तो सीरीज़ का होता है आपका सीरीज़ का जो होगा दो अगर कैपेसिटर हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 / C1 + C2 आता है, और पैरेलल के केस में आता है C1 + C2। ये दो फार्मूलाज हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा होगा। बोला है यहाँ पे कि 6 चार्जेस है, प्लस q - q + q - q + q - q, okay, are at the corners of a hexagon of side D as shown in the figure. The work done in bringing a charge q0 to the center of the hexagon from the infinity is what? ओके, तो आप इस q0 को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आओगे। तो आप देखो यहाँ पे नेट जो चार्ज है प्लस और माइनस प्लस माइनस करके ये टोटल 0 हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपको नेट जो वर्क डन, मतलब इस केस में इन सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक सेंटर में 0 आएगा, मतलब यहाँ पे भी 0 है, मतलब इस केस में जो नेट जो वर्क डन आएगा वो होगा 0। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बताता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ्ड। ओके, इफ C is the initial capacitance, then you have to find the final capacitance क्या होगा। Its final capacitance is equal to what, ये आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा ये, तो फॉर्मूला है C = ε0 A/d, ये एयर में है। नया वाला जो होगा वो क्या होगा, ε0 A हो जाएगा, एरिया आपका हो गया हाफ मतलब A/2, और डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस जो D है वो आपका डबल हो चुका है, तो ये हो गया 2D, तो ये आ जाएगा 1/4 ε0 A/d, मतलब C/4 आ गया। तो C डैश इज इक्वल टू C/4, मतलब इसका ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताता है कि द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर 90 डिग्री, मैंने बोला 90 बट मार्क ए कर दिया, 90 डिग्री होगा। तो ये सोचो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका जो लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा वो 90 डिग्री में होगा। ठीक है, अगर आपका ऐसा भी सरफेस है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पर भी जो लाइन्स ऑफ फोर्स होगा ऐसे होगा, तो और ये जो एंगल दिख रहा है ये 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द टू कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडिया R1 एंड R2, जहाँ पे R1 R2 से बड़ा है, हैव इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल वुड बी क्या होगा, ये पूछा गया है। ओके, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई ε0 Q/R। अब ये जो 1/4 पाई ε0 है ये तो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे Q क्या है, दोनों का सेम है, तो V हो गया आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका रेडियस बड़ा है उसके लिए पोटेंशियल कम होगा, है ना। इज इट ओके, इट इज़ करेक्ट। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल इज मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। तो स्मॉलर वाला कौन सा है, R2 वाला। तो ये आंसर क्या होगा, पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस में होगा, स्मॉलर स्फीयर में होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 20 क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 21, 27 ड्रॉप्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कर देना। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, they combine to form a bigger drop, calculate the potential of the bigger drop in volt। तो कैसे निकलेगा, देखो
छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स थे। ओके, हर एक का रेडियस कुछ अलग था। ओके, तो अब उसको कंबाइन करके एक बड़ा सा बना दिया। ठीक है, एक बड़ा सा बनाया। यहाँ पे 27 ड्रॉ नहीं करी, नॉर्मल समझ लेना। तो टोटल यहाँ पे जो नंबर थे वो थे 27। अब 27 में हर एक का वॉल्यूम, ये स्मॉलर स्फीयर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एक फार्मूला यूज़ करना। देखो वॉल्यूम जो भी होगा यहाँ पे फार्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर इज इक्वल टू इन नंबर टू द पावर 2/3 वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। ये आप फार्मूला याद ही रख लेना इन सब के लिए। ठीक है, निकाल सकते हैं बट आपको मैं सजेस्ट करूँगी फार्मूला याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो, अब बिगर स्फीयर का ये वॉल्यूम, आई एम रियली सॉरी, ये पोटेंशियल था। मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, जो छोटे छोटे हैं इन सब का वॉल्यूम कुछ आएगा, तो इन सब का मिला के जो वॉल्यूम आएगा, मतलब 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर, ये इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर। ओके, इसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन कर करके ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा। ये पोटेंशियल है बड़ा वाला स्फीयर का बिग, और ये पोटेंशियल है स्मॉल वाला स्फीयर का। तो वी बी आपको निकालना है, पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ये है, इनका वैल्यू है 27 टू द पावर 2/3 और वी एस है कितना 220। 227 टू द पावर 2/3 आता है कितना 9 आएगा। ये है 220, तो इसका कैलकुलेशन करोगे आएगा तो 1980 वोल्ट। देखो नॉर्मल वे में करोगे ना तो बहुत बड़ा होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ रिमेंबर दिस फार्मूला, जिससे आपका ये इजी हो जाए। ये पोटेंशियल है बड़ा स्फीयर का, ये पोटेंशियल है बिग स्फीयर का, और ये पोटेंशियल है स्मॉल स्फीयर का वी एस। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बताता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, दोनों प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। मैं आई एम जस्ट ड्राइंग इन रफ मैनर। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट्स के बीच में वो ई है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़ डी, डिस्टेंस डी है और एरिया ऑफ द प्लेट ए है। मतलब आपको ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस दोनों का डी है, और एरिया ऑफ ईच प्लेट ये ए है। इसका भी एरिया कितना है, ए है। ओके, एरिया ऑफ ईच प्लेट ए है। मैं इसको एरिया को ग्रीन कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्लेट का एरिया ए है। ओके, अब बोला है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड होता है, आपको फॉर्मूला पता है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है कैपेसिटर के प्लेट में, ये आपने पढ़ा होगा। वॉल्यूम क्या होगा, एक एक प्लेट का ए और ए पूरा का वॉल्यूम और एक डी डिस्टेंस है ना। तो हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, ऑप्शन सी आपको सही जवाब दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इन सब का पोलर मॉलिक्यूल्स का परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव एक्चुअली सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दोनों सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस होगा। ओके, दैट मीन्स इन सब का एक परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया है ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 24 पहले हम लोगों ने ये किया ना। ओके, या अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका क्रॉस सेक्शन ए है, डी है, डिस्टेंस एयर है उन सब के बीच में, दोनों के बीच में। ओके, अब क्या किया, नाउ इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस d/2 is inserted between the plates as shown in the figure having dielectric constant K. The ratio of the new capacitance to its original capacitance will be what, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ। देखो अगर एयर हुआ तो एयर के लिए, अगर सोचो ये कैपेसिटर है, ओके,
एक दो प्लेट्स है कैपेसिटर का और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और एरिया अगर a है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा इप्सिलन नॉट a बाई डी। बट उसी केस में अगर आपने ऐसा ड्राइंग बना दिया, मतलब अब इसके बीच में यहाँ पे d/2 जगह में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया ऐसे वाला, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस बनेगा, इस केस में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C आता है वो होता है इप्सिलन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जहाँ पे T है थिकनेस ऑफ दी स्लैब। ओके, तो आप यहाँ पे बैठाओगे T का वैल्यू बैठाओगे d/2, बाकी सब सेम है। तो जब आप वैल्यू बैठा के सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको C का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको कैलकुलेशन करके, देखो कैलकुलेशन करके आपको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये इप्सिलन नॉट A, ये d माइनस d/2 मतलब ये d/2 आ जाएगा, प्लस k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है 4, तो ये d/2 और ये 4 मतलब 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को 8 लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 8/5 इप्सिलन नॉट A बाई डी मतलब 8/5 C नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपली C/C नॉट आ जाएगा 8/5 मतलब 8:5 है आपका सही आंसर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, प्लीज़ रिमेंबर द फॉर्मूला दिस वन। ओके प्लीज़। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बताता है कि द कैपेसिटेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस बोला है ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। With the introduction of a dielectric medium, capacitance becomes 30 microfarad. Now the permittivity मीडियम का क्या होगा, यही आपको निकालने बोला है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बेस्ड है। तो कैपेसिटर C में अगर मीडियम हो दोनों के बीच में तो Cm इज इक्वल टू इप्सिलन R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, और ये बन जाएगा C नॉट। ओके, तो यहाँ से इप्सिलन R इज इक्वल टू है Cm बाई C नॉट। Cm है 30 और ये है 6, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, अब आपको मीडियम का परमिटिविटी निकालना है। तो देखो इसके मीडियम का परमिटिविटी को आप इप्सिलन एम पकड़ लो, आपको इप्सिलन एम निकालना है। अब फॉर्मूला देखो, आपको फॉर्मूला पता है, इप्सिलन एम होता है इप्सिलन आर इंटू इप्सिलन नॉट। ओके, अब इप्सिलन आर है 5 और ये इप्सिलन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.44 इंटू 10⁻⁻10। तो कौन सा आंसर सही दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। ओके, तो यहाँ पे दो फार्मूला यूज़ करना है, एक ये कैपेसिटेंस वाला और एक आपको ये वाला कैपेसिटेंस वाला आ गया और एक ये वाला आ गया, ये वाला और ये वाला फार्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बताता है, इन अ सर्टेन रीजन होगा, हाँ ये वाला इन ए सर्टेन रीजन आई है, ये वाला सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस with volume this and electric potential found to be 5 volt throughout. The magnitude of the electric field क्या होगा in the unit न्यूटन पर कूलम, ये आपको निकालना है। देखो रीजन है जहाँ का वॉल्यूम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 है, तो आपको दिख रहा है V क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब V अगर कांस्टेंट हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV/dr विद अ नेगेटिव साइन। अब V अगर कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है तो ये E आ जाएगा 0, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बताता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स एंड आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज Q एंड एरिया A इज व्हाट। इसका आंसर क्या होगा, देखो आपको मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। देखो आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, आइसोलेटेड कैपेसिटर जिसका Q चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर कांस्टेंट होगा। ओके, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फोर्स का होगा, फॉर्मूला होगा Q स्क्वायर बाई 2A इप्सिलन नॉट। ओके, अब देखो फोर्स जो है आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस यहाँ पे D के ऊपर, मतलब ये जो फोर्स आया इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स।
बिटवीन प्लेट्स। ओके, तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए। ओके, क्लियर? ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 को खुद से पढ़ो, देखो कौन सा सही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर गिवन ए चार्ज क्यू, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या होगा, यही आपको बताना है। तो देखो बहुत सिंपल है। पोटेंशियल एट द सेंटर, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा सरफेस में और पोटेंशियल ऑन दी स्फीयर और सेंटर में सेम आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू आएगा आपका कि एक सेकेंड, 1 मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ गलत बोल दिया है। कंडक्टिंग स्फीयर, अच्छा स्फीयर भी दिया है यहाँ पे, इसमें रेडियस आर है, इसका चार्ज कितना है? चार्ज है क्यू। ओके, बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओ आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर बोला है। तो देखो स्फीयर में जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है Q/4πε0r, और ये वाला सेंटर में ये वैल्यू होता है और सरफेस में भी होता है। बट इलेक्ट्रिक यहाँ पे सेंटर का बोला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर होता है आपका 0। तो ये जो है इसका आंसर बी होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे बोला है कि ए बी सी आर दी 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ व्हाट। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आपको बोलना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जितना जाओगे आपको पोटेंशियल क्या होगा? आपको पोटेंशियल कम दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे बी का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का। तो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? मैक्सिमम है, बी में मैक्सिमम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कि 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू फेस ईच अदर एट ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल टैंक, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा? ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/ε0। ओके, अब अगर आप इसको कोई मीडियम में, मतलब केरोसिन में डाल दो, केरोसिन, ओके, केरोसिन ऑयल टैंक में डाल दो, मतलब आपने कोई मीडियम में डाला है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, उसमें एक टर्म के ऐड हो जाएगा। के है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के क्या है? के है आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, किसका है? केरोसिन ऑयल का। अब के का वैल्यू हमेशा 1 होता है। के का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि ई डैश ऑलवेज लेस देन ई। ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर केरोसिन ऑयल डालने के बाद क्या होगा? ये क्या होगा? यस, ये डिक्रीज होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये था आज का 30 MCQ सीरीज़। ओके, तो 30 MCQs हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक से। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगी उसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बीच में 2 दिन वीडियोस नहीं आए थे, तो मैं कोशिश करूँगी एक करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो आज शाम तक डाल देने का। ओके, तो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को शाम तक प्रिपेयर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।